हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसपीएम पॉलिटिकल साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के शब्द हैं जिनसे हम भारत के संविधान के विचार, उसकी भावनाएं और उसके उद्देश्यों को समझ सकते हैं। भारत की प्रस्तावना एक बहुत ही अहम हिस्सा है भारतीय संविधान का और इससे हमें कई बातें पता चलती हैं। सबसे पहले ये कि भारत का जो संविधान है उसका उद्देश्य क्या है या भारतीय शासन का उद्देश्य क्या है और ये किस पर लागू होता है और कब से लागू होता है। साथ ही भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो क्या है, शासन का स्वरूप कैसा है, उसका उद्देश्य कैसा है और ये कब लागू होता है। ये सब बातें हमें प्रस्तावना से ही पता चलती हैं और इनसे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। हम भारत के लोग, इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत के लोग हैं वो अपने आप में संप्रभु हैं। भारत के संविधान को भारत के लोगों ने बनाया है और भारत के लोगों ने संविधान को अपने आप को समर्पित किया है। इसका मतलब भारत के जो शासन का स्रोत है वो भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इससे भारत के शासन का स्वरूप पता चलता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, यानी भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में संप्रभु है। वो अपने निर्णय खुद लेता है, किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। समाजवादी, इसका मतलब ये है कि भारत अपनी नीतियों में समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाता है, ये समाजवादी नीतियाँ लागू करता है, इसका दृष्टिकोण समाजवाद की तरफ भी झुका हुआ है। तीसरा वर्ड है पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब ये है कि भारत का जो संविधान है उसमें पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है, यानी भारत किसी भी धर्म विशेष को मान्यता नहीं देता है, वो सभी धर्मों को समान रूप से मानता है और सभी को यहाँ धार्मिक या किसी पंथ को अपनाने की स्वतंत्रता है। उसके बाद है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होगा वो एक निर्वाचित होगा, यानी कि वो वंशानुगत नहीं होगा। भारत एक गणराज्य बना या गणतंत्र को लागू किया जाएगा। आगे लिखा है उसके समस्त नागरिकों को, यानी भारतीय संविधान में उसके कई नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता प्रदान की गई है और प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा गया है कि भारत के नागरिकों को किस तरह का न्याय, स्वतंत्रता या समानता दी गई है। तो सबसे पहले है न्याय। सबसे पहले न्याय आता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी भारत की जो प्रस्तावना है उसमें तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख है। पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। सामाजिक और आर्थिक न्याय के जनक माना जाता है अम्बेडकर को, यानी अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने सामाजिक और आर्थिक न्याय पर बल दिया था, इसी कारण उनको सामाजिक और आर्थिक न्याय का जनक माना जाता है या उनको प्रणेता माना जाता है। ये जो न्याय है ये रूसी क्रांति से प्रेरित है जो 1917 में हुई थी। इस तरह के प्रावधान भारत के संविधान में अन्य अनुच्छेदों में भी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ उल्लेखित है, तो पहले आता है कि प्रस्तावना में है और दूसरा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 है उसमें भी इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसमें 5 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है भारत की प्रस्तावना में। पहली है विचार की स्वतंत्रता, यानी किसी भी व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी 5 तरह की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। और ये जो स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है जो 1789 में हुई थी। स्वतंत्रता से संबंधित ऐसे प्रावधान भारत के अन्य अनुच्छेदों में भी है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का उल्लेख है और 25 से 28 उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान भारत के संविधान में कहाँ मिलते हैं? पहला की प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता है, उसके बाद अनुच्छेद 19 और 25 से 28 में भी स्वतंत्रता का उल्लेख है। उसके बाद आता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता,
यानी भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार है, प्रतिष्ठा, अवसर, इन सब की समानता होनी चाहिए। इसके अलावा इसी में मतलब इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें ये है कि नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता प्रदान की गई है। नागरिक समानता 14 से 18 में है। उसके बाद राजनीतिक समानता 325 और 326 में भी है, और आर्थिक समानता है वो 39 नंबर में है। यानी भारतीय संविधान में समानता को लेकर 2 जगह हैं। पहला प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता स्पष्ट लिखा गया है, जबकि इसके अलावा नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक समता भी प्रदान की गई है। जैसे नागरिक समता 14 से 18 अनुच्छेद में, और राजनीतिक 325 और 326 में, और 39 नंबर जो आर्टिकल है उसमें आर्थिक समता प्रदान की गई है। ये सब प्राप्त कराने के लिए आगे लिखा है, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा यानी व्यक्ति को अपनी गरिमा में जीवन का पूर्ण अधिकार है। और इसी तरह के जो अन्य प्रावधान है वो अनुच्छेद 17 और 18 में। 17 में अस्पृश्यता का अंत है, जिसे कि व्यक्ति को अस्पृश्य न समझा जाए और वो अपना जीवन गरिमा के साथ जी सके। साथ ही उपाधियों का अंत किया गया 18 अनुच्छेद में। उसके बाद है राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता को अर्नेस्ट पार्कर एक लेखक है, जो राजनीतिज्ञ या सामाजिक जो विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि बंधुता है जो एक सहकारिता का सिद्धांत है। इसमें व्यक्तिवाद और समष्टिवाद दोनों को शामिल किया जाता है। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना से एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पता चलता है महत्वपूर्ण बात पता चलती है कि इसको कब लागू किया गया। इसको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू किया गया। इसमें ये जो हिंदू वर्ष होता है, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी, ये तिथि भी दी गई है कि 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी को। संवत कौन सा था? 2006 विक्रमी। इसके बाद 3 महत्वपूर्ण वर्ड हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। इसका क्रम भी पूछ सकते हैं कि पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा आता है। तो ये 3 वर्ड अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करता है। यानी भारत की जनता ने संविधान बनाया और उन्होंने खुद को ही अर्पित कर दिया। बंधुता संबंधी एक अन्य प्रावधान 51A में भी मिलता है। इस तरह से इससे कई क्वेश्चन बनते हैं कि ये शब्द कहाँ है, कहाँ नहीं है, और इन सबको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो समता का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इस समान के साथ समान और असमान के साथ असमान, यानी इसमें भेदभाव भी, तर्कपूर्ण भेदभाव भी किया जाता है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं कि भारत की जो प्रस्तावना है वो किस पर आधारित है या उसकी प्रेरणा स्रोत क्या है। तो उसका प्रेरणा स्रोत उद्देश्य प्रस्ताव है, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, जिसमें 8 बिंदु थे, और उन 8 बिंदुओं में से कई बिंदुओं को इस प्रस्तावना में भी शामिल किया गया। इसके कई प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया और उसके बाद इसको संविधान सभा ने अपनाया। एक बार इसमें संशोधन हुआ है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पहले भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था और ना ही इसमें संशोधन का प्रावधान था, लेकिन जब केशवानंद भारतीवाद आया तो इसमें संशोधन का प्रावधान किया गया और इसको संविधान का भाग भी माना गया। लेकिन इसमें अब तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और ये भी पूछा जाता है कि जो 42वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ, तो उत्तर है इसका 1976। लागू कब हुआ? 3 जनवरी 1977 को ये लागू हुआ था। नानी पालकीवाला ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है। के मुंशी हैं, उन्होंने जन्म कुंडली का, यानी कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना की शब्दावली अमेरिका से ली गई है, लेकिन इसका दर्शन है वो फ्रांस, रूसी क्रांति, इन सबसे प्रभावित है। ठाकुरदास भार्गव है, इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सबसे महत्वपूर्ण भाग बताया, साथ ही इसको आत्मा, आभूषण और गहना भी कहा। इसके बाद कुछ प्रमुख वाद हैं जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अलग अलग संज्ञा दी गई, अलग अलग तरह से समझाया गया। सबसे पहला है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें कहा गया कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका उदय विधि को समझाना, एक आदर्श स्थापित करना और भारतीय संविधान की जो अभिलाषाएं हैं उनको स्पष्ट करना। ये एक विधि, आदर्श और अभिलाषाओं को स्पष्ट करने वाली एक महत्वपूर्ण शब्दावली है।
दूसरा वाद है स्टोवेल बनाम लॉर्ड ऑज। इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना को मन को पढ़ने वाली चाबी कहा गया। तीसरा केशवानंदा भारती बनाम केरल। इसमें जो जज थे उन्होंने ये कहा कि इसको जनता ने अपनाया है और स्वयं को ही प्रदान किया है, यानी जो इसका स्रोत है भारतीय संविधान का वो जनता है और जनता ने इसे बनाया है और उसने स्वयं को प्रदान किया है। इसीलिए ये भारत के लोग जो शब्दावली है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे है कि ये संविधान का भाग है या नहीं है। जो प्रस्तावना है उस पर कई वाद विवाद हुए हैं। इसे 17 अक्टूबर 1949 को स्वीकार किया गया। हालांकि ये बन तो गई थी 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया था। 17 अक्टूबर 1949 को उसको स्वीकार कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 से ये लागू हुई थी। संविधान संशोधन में इसको भाग बताया किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। यानी क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा में भारतीय संविधान का भाग बताया? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। लेकिन ये माना नहीं गया था कि ये भाग है, लेकिन केशवानंदा भारतीवाद आया, उसके बाद ही माना गया कि ये भारतीय संविधान का भाग है। उससे पहले राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में ये कह चुके थे कि ये भारतीय संविधान का भाग है। ये स्वीकार कब हुई? 17 अक्टूबर 1949 को, लागू हुई 26 नवंबर 1950 को। हालांकि ये 26 नवंबर 1949 को जब आंशिक रूप से भारतीय संविधान लागू उसी समय तैयार थे, लेकिन उस समय भारत गणराज्य नहीं था। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय मनोनीत राष्ट्रपति थे, इसलिए इसको लागू नहीं किया, क्योंकि गणराज्य का मतलब होता है निर्वाचित राष्ट्रपति। और 26 जनवरी को जब राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित राष्ट्रपति बने, उसी दिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लागू किया गया। उसके बाद बेरूबाड़ी वाद है, उसमें भी कहा गया 1960 में आया था कि ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो भाग नहीं है भारतीय संविधान का। उसके बाद केशवानंदा भारतीवाद आया 1973 में, जिसमें कहा गया कि ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है, जिसमें 13 जजों की पीठ बैठी थी और उसने कहा कि हम इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। प्रस्तावना यानी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है और ये संविधान का भाग भी है, लेकिन ये न्याय योग्य नहीं है, यानी इसके बेस पे हम कोई न्यायपूर्ण निर्णय नहीं दे सकते। उसके बाद LIC ऑफ इंडिया वाद 1995 में आया, उसमें कहा गया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ये थे महत्वपूर्ण वाद। इनमें तो ये कहा गया कि ये जो संविधान है, प्रस्तावना है, वो किस तरह की है, यानी इसकी जो उद्देश्य विचार है उनको समझाया गया। लेकिन जो भाग है या नहीं है ये इसमें बताया गया। बेरूबाड़ीवाद 1960, जिसमें कहा कि ये भाग नहीं है। केशवानंदा भारतीवाद में कहा कि ये भाग है संविधान का। LIC ऑफ इंडिया वाद में कहा गया कि ये इसका एक आंतरिक हिस्सा है। इसके बाद जो संविधान सभा थी उसमें कई व्यक्तियों ने प्रस्तावना में कई तरह के संशोधन प्रस्ताव रखे थे कि इसमें ये शब्द जोड़ा जाए, इस तरह का प्रावधान किया जाए। उनको जानते हैं। ब्रजेश्वर प्रसाद शर्मा एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष शब्द को जोड़ा जाए, लेकिन उस समय ये नहीं जोड़ा गया था। और लेकिन बाद में जब पहला संशोधन हुआ उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और राष्ट्रीय एकता और अखंडता, ये 2 शब्द जोड़े गए। यानी पहले तो नहीं जोड़ा गया लेकिन बाद में इसको जोड़ दिया गया। और SR बम्बई वाद था, इसमें जो पंथ निरपेक्ष था इसको बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा घोषित कर दिया गया और ये वाद आया था 1994 में। एक अन्य व्यक्ति ब्रजेश्वर प्रसाद शर्मा थे जिन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता, अनिवार्य शिक्षा, सैन्य शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा सहायता जैसे शब्द जोड़े जाने चाहिए, लेकिन इनकी भी बात को नहीं माना गया। सिब्बन लाल सक्सेना थे जिन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में गांधी शब्द जोड़ा जाए, लेकिन ये भी नहीं जोड़ा गया। HV कामत, इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ईश्वर के नाम पर शब्दावली जोड़ी जाए, यानी इसमें ईश्वर के नाम पर हम इसको स्वीकार करते हैं या आत्मार्पित करते हैं, ऐसे करके शब्दावली होनी चाहिए। लेकिन इनकी बात को संविधान में जोड़ा तो नहीं गया प्रस्तावना में, लेकिन इस पर वोटिंग हुई थी संविधान सभा में और इसीलिए इस दिन को काला दिन कहा गया कि ईश्वर के नाम पर वोटिंग हुई थी। एक अन्य व्यक्ति रोहिणी कुमार थे, इन्होंने कहा कि देवी का नाम जोड़ा जाए। एक अन्य व्यक्ति हसरत मोहानी थे, इन्होंने कहा कि समाजवाद और संघात्मक जैसे शब्दों को जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन इनमें से किसी की भी बात को नहीं माना गया। हालांकि इसमें बाद में पंथ निरपेक्षता, समाजवाद ये शब्द जोड़े गए थे।
एक समाजवादी विचारक है अर्नेस्ट बार्कर। इन्होंने एक बुक लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1961। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना से इतने प्रभावित थे कि इन्होंने अपने बुक की शुरुआत इस प्रस्तावना से की है। इस प्रस्तावना का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि इससे हमें भारतीय संविधान की भावनाएं, उसके विचार, उसके उद्देश्य को समझने में सहायता मिलती है और ये भारतीय संविधान को स्पष्ट करती हैं कि उसका उद्देश्य क्या है और उसको समझने में सहायता देती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या नहीं है? ये न्याय योग्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि प्रस्तावना के बेस पे हम कोई भी निर्णय नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा निर्णय प्रस्तावना के बेस पे नहीं दे सकता, इसी शब्दावली के बेस पे नहीं दे सकता, और ना ही इसको शासन है या सत्ता है उसको शक्ति मिलती है इससे। प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है और ना ही इसके आधार पर कोई प्रतिबंध या मर्यादा लगा सकते हैं। यानी विधानमंडल पे हम प्रस्तावना के आधार पर या इसकी शब्दावली के आधार पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते। प्रस्तावना के ऊपर कई क्वेश्चन बनते हैं। इसमें ये भी पूछा, शब्द है उसका एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है, तो भारत शब्द 2 बार आया है। उसके बाद जो संशोधन हुआ उसमें कौन से शब्द जोड़े गए? एक बार ही संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जो 1977 में लागू हुआ था। इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य ये शब्दावली जोड़ी गई, और एक ये राष्ट्र की एकता और अखंडता ये शब्दावली जोड़ी गई। यानी दो जगह से जोड़ा गया, एक और दो। इसके अलावा इसमें कई लोगों ने इसको जैसे नानी पाल के वाले के परिचय पत्र का है कि मुझे जन्म कुंडली क्या कहा है, तो ये भी पूछा जाता है। इससे बाद इसके अलावा और भी इसमें शब्द कितने ये भी पूछा जा सकता है। और जैसे कि समता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, इसका क्रम भी पूछा जाता है कि न्याय पहले ही, स्वतंत्रता, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, JLEF। इस तरह से हमें प्रस्तावना है उसको समझना भी ज़रूरी होता है, उसके बारे में फैक्ट भी ज़रूरी होते हैं। तो मैंने इस वीडियो में ये सब समझाने की कोशिश की है, आपको जानकारी साझा करने की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।